हाय दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 15 मार्च को जो है एग्ज़ाम होने वाला था बीपीएससी 3.0 का जो कि पेपर लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया। अभी आपको पता है कि ये एग्ज़ाम जो है अभी तक कोई भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने मेहनत की थी और वो चाहते थे कि हमारा पेपर कैंसिल हो, तो उनका पेपर तो कैंसिल हो चुका है टोटल का। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अब स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि हमने अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम क्या करें, तो उसको जब तक हम क्या करें, उसको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि बार बार हम रिवाइज करें इसलिए हम कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। और जो हमारी छूट गई है, जो हमारा पेपर जैसा आया था इस बार बीपीएससी 3.0 का जो एक पेपर आया था उस लेवल, उसमें देखिए कि हमको क्या छूटा या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम उठा के और अच्छे से तैयारी करें। तो इसलिए आप अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल भी नया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब साथ देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तो हम जो है आपके बहुत ज़्यादा ही है, इस समझिए हम आपको सिखा रहे हैं और हम खुद जो है आपके साथ सीखें, मतलब प्रैक्टिस जो है, रिवीजन। इस सेशन में आपको क्वेश्चन, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बीपीएससी का क्वेश्चन होगा। जो बीपीएससी का इस बार 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ, जो 69 एग्ज़ाम हुआ, ये बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया 2022-23 में, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन सारे को हम जो है कंटेंट के साथ, हम सारे को जो है कंटेंट के साथ क्या करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा। आप जो है मतलब इस वीडियो हमारे चैनल को लेट्स लर्न बाय एसके, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि आप जो है इस पे जो है टोटल रिवीजन जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको रिवीजन मिलेगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको जो है क्या होगा, तो आपको रिवीजन मिलेगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे रिवीजन के तौर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1। क्या करेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हम पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे, तो हम पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 1 हम चालू करते हैं। चलिए, जैसा कि इसमें हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष के अन्य कारण क्या थे, क्या कारण थे। तो भारतीय राष्ट्रीय सशस्त्र अधिनियम यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, यानी भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट। क्या है ये, तो ये है आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट ये जो, यानी कि भारतीय आर्म्स एक्ट क्या था, तो आर्म्स एक्ट की अगर बात करें, यानी कि भारतीय आर्म्स एक्ट का मतलब था कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। और इसका मतलब था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसा आप जानते हैं कि ये 1878 में हुआ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये जो आर्म्स एक्ट जो हुआ, ये भी आपको जो है कब हुआ, तो ये भी आपको जो है 1878 में हुआ। ठीक है, किसने किया, तो आर्म्स एक्ट लॉर्ड लीटन ने, किसने, लॉर्ड लीटन ने इसको पारित किया। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में किसने, तो लॉर्ड लीटन ने पारित किया। और उन लोगों को शांत कराने के लिए जो सरकार के आलोचक थे,
इसके अंतर्गत यदि अखबार की सामग्री आपातजनिक है, अखबार की सामग्री आपातजनिक है, तो सरकार अखबार की संपत्तियों को जब्त कर सकता है। क्या कर सकता है? सरकार अखबार की संपत्तियों को क्या करेगा? तो जब्त कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मतलब आर्म्स एक्ट या भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये किसने दिया, यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने दिया? तो हम याद रखेंगे ये लॉर्ड लीटन ने दिया। कौन, किसने दिया? तो ये लॉर्ड लीटन ने दिया, लीटन ने। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने। दो चीज़, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम जो है देखेंगे और दूसरे कानून जो मतलब किसने कब लागू किया वो भी। तो अब हम आते हैं इल्बर्ट बिल पे। इल्बर्ट बिल 1883, ये क्या था? तो इल्बर्ट बिल 1883 भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता दिखाने के लिए भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा देखे गए। यानी कि ये क्या था? अगर बात करें कि इल्बर्ट विधेयक बिल 1883 जो है, तो ये भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता दिखाने के लिए था। किस चीज़ के लिए था? तो भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता दिखाने के लिए। ठीक है, जब विधेयक को क्या हुआ तो गोरों के विरोध के रूप में इसको जो क्या किया गया, तो इसको जो है यानी इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। 1877 में, अगर इस बात को याद रखना है कि 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। अच्छा, दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों होता था? दिल्ली दरबार का आयोजन ये होता था कि जब भी ब्रिटेन में कोई नया शासक या नया राजा बनता था तो उसमें दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1877 में जो है वो दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? तो सबसे पहली बार जो है वो दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1877 में दिल्ली दरबार लगा। अच्छा, 1877 में दिल्ली दरबार लगा, तो इस समय जो वायसराय था वो था लीटन। कौन था? तो वायसराय जो था वो था लॉर्ड लीटन, जब पहली बार जो है दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सवाल करेंगे। देखिए, जो हमने कंटेंट पढ़ा उससे हम सवाल करेंगे, हमारा रिवाइज हमको करना है। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसा कि हमने जो चीज़ पढ़ा उसी को, कि अभी हमने पढ़ा कि यह क्या, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगा दिया तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की। तो जैसा हमने बताया कि आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये दोनों जो है मतलब लागू किसने किया? तो लॉर्ड लीटन ने किया। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने कब किया? तो 1878 में किया था। ठीक है, 1883 में इल्बर्ट बिल हुआ, 1878 में किया। तो ये जो है मतलब किस कानून के लिए अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट की बात करें तो किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में हम देखेंगे कि भारत में उपनिषद शासन के संदर्भ 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य बोला क्या था? पहला बात देख ले, उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या था तो हम जानते हैं, लेकिन अगर बात करें कि 1883 में इल्बर्ट बिल कब आए, लागू किया गया, तो इल्बर्ट बिल आपको 1883 में लागू किया गया। किसने किया? तो ये आपको लॉर्ड रिपन ने किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। लेकिन अगर यहाँ पे करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का बात करें, या अगर हम यहाँ पे बात किस चीज़ का करें, या यहाँ पे हम आर्म्स एक्ट का बात करें, तो ये आपको लॉर्ड लीटन ने, किसने? तो ये आपको जो है ये किसने 1878 में लॉर्ड लीटन ने, कौन था? तो लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। लेकिन 1883 में इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन लाया था। और ये क्या था? तो भारतीय और अंग्रेजों जज न्यायाधीशों के बीच समानता था। यहाँ क्या कह रहा है? उद्देश्य बोल रहा है तो प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं करवाना
बाद में करवाना ताकि विदेश वासियों को इसमें बैठने की प्रोत्साहित कर दी, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद सशस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारी के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी, ये देखिए ये क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि जहां तक अदालतों की दंडिकारी अधिकारी, ठीक है, मतलब न्यायाधीश का बात करें, दंडी अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबर लाना है। क्या लाना है? बराबर लाना है। तो ये आपका आंसर होगा, बराबर का मौका दिया जाएगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम। अच्छा, आयुध अधिनियम की बात करें तो आयुध अधिनियम को हम आर्म्स एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम आर्म्स एक्ट कहते हैं, यानी आर्म्स अधिनियम कहते हैं जी। ठीक है, आर्म्स एक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो ये आपको लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ, लॉर्ड लीटन ने पारित किया। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल क्या है? तो इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल आपको किसने पारित किया? तो इल्बर्ट बिल आपको जो है लॉर्ड रिपन ने, किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आयुध अधिनियम 1878 जो है, ये किसने किया? तो ये आपको जो है मतलब लॉर्ड लीटन ने किया। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पहले हम कंटेंट देखेंगे। अगले सवाल में देखिए, आप इनको पहचानते होंगे। ठीक है। इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। जैसा हम जानते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी ए ओ ह्यूम इनका नाम था, ए ओ ह्यूम इनका नाम था, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इनको जो है क्या कहा जाता है वो देखिए, ये इनको जो है आईएनसी के, आईएनसी के पिता कहा जाता है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में इन्होंने ही किया। अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली संगठित सभा इन्होंने स्थापित किया। एओ ह्यूम को सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये क्या थे? तो ये मतलब ब्रिटिश क्या थे कि ये उस टाइम जो आईसीएस होता था वो अधिकारी थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, और वहाँ की मतलब क्या थे? तो ये रिटायर्ड थे। ठीक है। प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ इन्होंने मिल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, इनके बारे में और ये कर ले कि इनको जो है भारतीय पक्षी विज्ञान का, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है, विज्ञान के पिता कहा जाता है, पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो एओ ह्यूम ने इनको जो है शिमला, क्या कहते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ठीक है। इनको जो है एलन ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। उसके बाद हम अगला बढ़ते हैं सवाल पे, जैसा कि मतलब देख सकते हैं। ठीक है। इनका मानना था कि राष्ट्रीय कांग्रेस एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक आउटलेट प्रदान करेगी। इनका मानना था यानी ए ह्यूम का कि राष्ट्रीय एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक आउटलेट प्रदान करेगी। शिक्षित भारतीयों में असंतोष के लिए एक इस प्रकार का लोकप्रिय विद्रोह के प्रकोप से बचने, मतलब ए ह्यूम का मानना था कि अगर हम भारतीय एक संगठन का स्थापना कर दें तो ये कांग्रेस शांति, ये जो क्या होगा, संवैधानिक आउटलेट प्रदान करेगा। लोकप्रिय विद्रोह के जो नेता है, जो भारतीय शिक्षित भारतीय हैं, तो उनके असंतोष के लिए जो है ये लोकप्रिय विद्रोह का प्रकोप बचने में मदद करेगा, यानी कि उनके अंदर जो है भावनाएं जो होगी वो बचने में थोड़ा मदद करेगा। ठीक है। हालांकि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत सत्य का छोटा सा हिस्सा है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत सत्य का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों को उनकी राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए काम करने के लिए राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम किया। तो ये पहला जो है हमारा मतलब
राष्ट्रीय संगठन था। और इसके बारे में एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आईएनसी की अगर हम बात करें कि आईएनसी का पहले जो है ये आईएनयू था। क्या था? आईएनयू था, जिसका ये जो है मतलब 1884 में स्थापना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आईएनयू हुआ कहाँ पे? तो मद्रास में। अब यहाँ पे आईएनसी कैसे बना? तो आईएनयू को आईएनसी जो है 1885 में जब इसका स्थापना हुआ तो उस समय दादा भाई नौरोजी जो थे, दादा भाई नौरोजी जो थे, तो उन्होंने मतलब इसका नाम जो है, इनका नामकरण मतलब अगर बात करें कि आईएनसी का नाम जो है उन्होंने कहा कि आईएनसी, आईएनसी का नाम बदल के आईएनयू कर दिया जाए। सॉरी, आईएनयू का नाम बदल के आईएनयू का नाम बदल के आईएनसी कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1885 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी प्रारंभिक नेता कौन थे? और हम बात करते हैं कि प्रारंभिक नेता कौन थे, मतलब शुरुआती जो नेता थे, हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी थे, जिनके बारे में हमने बात किया। 1886 के कलकत्ता के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिरोज शाह मेहता थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 की बात करें, पहले जो है मतलब मुस्लिम अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, तो उसके प्रथम अध्यक्ष रहे। व्योमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर मुख्य रूप से बॉम्बे और कलकत्ता में थे, ठीक है। पहला अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था? पहला अधिवेशन आपको 1885 के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ। कब हुआ? 1885 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो और बात करें बॉम्बे के कब हुआ था? 1885 में। 1885 में गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ, ठीक है। और बात करें तो इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे। यानी मुंबई में जो अधिवेशन हुआ 1885 में, तो उसमें जो 72 आदमी शामिल हुए, और 72 आदमी शामिल हुए। अब 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, 72 में सी, और इसमें जो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो उसके अध्यक्ष रहे। एओ ह्यूम ने आईएनसी के पहले महासचिव के रूप में काम किया। मतलब एओ ह्यूम की बात करें तो एओ ह्यूम, इन्होंने ही जो है मतलब स्थापना किया था इंडियन नेशनल यूनियन का, ठीक है। और इन्होंने ही ये जो है मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना तो उसके प्रथम महासचिव भी रहे, ठीक है। ये महासचिव भी थे। अगला सवाल देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपको मतलब आपने जो हम पढ़े हुए हैं, जो आप पढ़े हुए हैं, तो रिवाइज होगा और कुछ नहीं। और जो बार बार रिवाइज कीजिएगा तो इससे क्या होता है कि आपको जो है मतलब सवाल जो है वो आपको याद ही हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो वायसराय था डफरिन। अगर बात करें कि जब आईएनसी का स्थापना हुआ यानी 1885 में, तो उस समय मतलब वायसराय जो था वो था डफरिन। कौन था? तो वो था डफरिन था, ठीक है। जिन्होंने ह्यूम को पहले अधिवेशन के लिए अनुमति जो है वो किसने दिया था? तो वो डफरिन ने दिया था ह्यूम को। कांग्रेस के प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहते हैं। यानी 1885 से लेकर 1905 तक का जो चरण है, तो उनके चरण को जो है मतलब क्या कहा जाता है? तो 1885 से लेके 1885, अगर हम बात करें तो 1885 से लेके 1905 तक के चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है, उदारवादी चरण कहा जाता है, जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूले आदि जैसे नरमपंथी नेताओं के प्रभाव में थे। यानी उदारवादी की बात अगर करते हैं तो उदारवादी का मतलब होता है कि जिनका मन जो है वो जो उदार वाले हो, यानी कि अगर बात करें तो वो स्वभाव के जो है थोड़े उदार हो, ठीक है। ये सब नरमपंथी हम कह सकते हैं।
अगली बात अगर हम करें तो अब हम उस महिला के बारे में जानेंगे जिससे कई बार सवाल आते हैं। ये महिला को आप देख रहे होंगे, ये महिला आखिर है कौन, पहले ये जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्नातक थी, यानी कि पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया था। पहली महिला, इनका नाम था कंदामनी गांगुली। क्या नाम था? तो इनका नाम था कंदामनी गांगुली। कलकत्ता महाविश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कंदामनी गांगुली ने 1890 में कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लिया। कंदामनी गांगुली की बात करें तो कंदामनी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। सवाल आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला कंदामनी गांगुली थी। कंदामनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस में भाग लिया, कांग्रेस में भाषण दिया। कंदामनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक यानी ग्रेजुएट थी। ठीक है, दूसरा सवाल आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जब जैसे हम बढ़ेंगे तो हम देखें, हम अधिवेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो अधिवेशन है वो कई अधिवेशन हुआ। अब यहाँ पे पहला अधिवेशन आपको 1885 में, वो दूसरा अधिवेशन हुआ आपको 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आपको किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो पहले इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या था? इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ इनका नाम था। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इनको क्या किया, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई नहीं, इसका नाम जो होगा वो INC रहेगा। क्या नाम रहेगा? तो इनका नाम INC रहेगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका नाम रहेगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे बात आई तो 1886 में पहला अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में अधिवेशन के भाग लिए। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। जॉर्ज यूले जो है वो 1888 के अधिवेशन में भाग लिए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, जिसने 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में भाग लिया। 1896 कुछ जो है इम्पोर्टेंट अधिवेशंस हैं। 1896 का ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। और बात करें 1896 का जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। और इस अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था, तो इस अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस अधिवेशन में जो क्या हुआ, तो इस अधिवेशन में पहली बार जो है वो जन गण मन गाया गया। पहली बार क्या हुआ, तो पहली बार जो है वो जन गण मन यानी हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया। क्या हुआ, तो राष्ट्रीय गीत जो है वो गाया गया। कब गाया गया? 1896 में प्रथम बार। कहाँ पे अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की। अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह सयानी ने की इसकी अध्यक्षता, जिसमें पहला हमारा राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया गया, जिसके लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा के लिए लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा के लिए, किसके लिए लिखा गया, तो प्रशंसा के लिए लिखा गया और प्रकाशित किया गया। बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ का ये मूल रूप से संस्कृत बंगाली में रचा गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है तो राष्ट्रीय गान जो है, तो ये राष्ट्रीय गान प्रेरित किस से है, तो आनंद मठ, क्या नाम है, तो आनंद मठ उपन्यास है, उससे प्रेरित है। आनंद मठ उपन्यास लिखने वाले ही कौन है,
तो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इन्होंने लिखा, इन्होंने ही जनगण मन भी लिखा। अगली बात हम आगे बढ़ाएं तो 1905वां अधिवेशन की बात करें तो 1905 के बनारस का अधिवेशन हम याद करेंगे। 1905 का बनारस का अधिवेशन हम याद करेंगे, क्या याद करेंगे? तो 1905 का बनारस का अधिवेशन जो है वो हमको याद आता है। अब वो हमको याद आता है 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बंगाल के विभाजन के खिलाफ इन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। उन्नीस सौ 12 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां कौन सा अधिवेशन, तो यहाँ पे गौर कीजिए कि 27वां अधिवेशन जो है कौन सा अधिवेशन, तो 1912 में कौन सा अधिवेशन हुआ? 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ जो कि मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राय बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर की, मतलब अगर बात करें तो आपका जो 27वां जो अधिवेशन हुआ, 27वां जो अधिवेशन की बात करें तो ये आपको हुआ कहाँ पे? तो ये आपको पटना के बांकीपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो पटना के बांकीपुर में हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मुधोलकर ने की। किसने की? तो 1900 कब हुआ? तो ये आपको 1912 में हुआ। ये बात भी याद रख लीजिए, कब हुआ? तो ये आपका 1912 में हुआ। ये आपको 1912 में हुआ। ये देखिए, ये आपको 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? तो आपको पटना के बांकीपुर में, मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राय बहादुर की बात करें तो इनका अधिवेशन हुआ, ठीक है। और अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मुधोलकर ने किया था, बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, अगला टॉपिक। अब यहाँ पे जो पटना में आपको बिहार में जो भी अधिवेशन हुए वो कहाँ कहाँ कब कब हुए वो हम देखेंगे, ठीक है। पहला अधिवेशन बिहार में हुआ 1912 में, 27वां अधिवेशन था जिस कहाँ पे हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मुधोलकर ने किया। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1922 में हुआ। कौन सा अधिवेशन था? तो 38वां अधिवेशन था और 1922 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने की। किसने की? तो देश बंधु चित्तरंजन दास ने की, जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने की। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो आपको हुआ था बिहार में 1940 में। 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में। अभी कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, जो कि अभी झारखंड का भाग है। रामगढ़ में हुआ था उस समय, मतलब बिहार में था, अब झारखंड का भाग है, झारखंड का भाग है रामगढ़। और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ पॉइंट हम जान ले तो बेहतर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम बात करें तो ये प्रथम बार जो अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो 35 साल के थे। कितने साल के थे? वो सिर्फ 35 साल के थे, यानी कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेके 1946 तक ये अध्यक्ष रहे। 1940 से लेके 1946 तक ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नरम दल ने अंग्रेजी न्याय में विश्वास के लिए पीपीपी के मार्ग अर्थात आंदोलन, मांग और अर्जी को अपनाया। देख लीजिए, नरम दल की बात करते हैं तो नरम दल ने न्याय में विश्वास किया और पीपीपी के मार्ग को अपनाया। पीपीपी का मतलब होता क्या है? तो आंदोलन, क्या है? आंदोलन, मांग और अर्जी को अपनाया। क्या हुआ? आंदोलन, मांग और अर्जी, ठीक है। ये नरम दल काम करने के तरीके से निराश होकर 1892 के बाद कांग्रेस के अंदर गरम दल का उभरना शुरू हो गया। उन्होंने नरम दल की
मांग की राजनीति के कारण उनकी निंदा की। क्या की? उनकी निंदा की। वे आत्मनिर्भर और रचनात्मक कार्य और स्वदेशी पर जोर देते थे। गरम दल के नेता की और बात करते हैं तो गरम दल के नेता की आप बात करें तो लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष, ये जो है नरम दल के नेता थे। उसके बाद बच्चों हम आगे अगला देख ले कि अब देखेंगे 1916 का जो अधिवेशन हुआ। 1912 का अधिवेशन हमने देखा पटना के बांकीपुर में हुआ, मध्य प्रांत में। 1916 का अधिवेशन आपको हुआ तो लाला लाजपत राय ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथी पर हमला करने के लिए अपनी पत्रिका यंग इंडिया, अगर बात करें कि यंग इंडिया किताब किसकी है, यंग इंडिया किताब किसकी है, तो यंग इंडिया किताब जो है ये आप किसके, तो ये आपके यंग इंडिया किताब जो है ये लाला लाजपत राय का था। इन्होंने सुशक्ति वॉल्व सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल आता है और आया हुआ है कि वॉल्व सिद्धांत किसने दिया, तो वॉल्व सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय, किसने, लाला लाजपत राय ने दिया। और ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और बात करें तो सुशक्ति वॉल्व सिद्धांत ये किसके दिमाग की उपज थी, तो लॉर्ड डफरिन के उपयोग थी। ठीक है। लाला लाजपत राय का एक बात और याद रखिएगा, इनका जो मतलब पत्रिका है उसका नाम है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया इनके पत्रिका का नाम है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला सवाल पे हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह का कारखाना कहा गया। अंग्रेजों ने राजद्रोह का कारखाना कहा। लॉर्ड डफरिन ने इसको जो है अदूरदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अपने अंत सहायता करूं। शांतिपूर्ण इसे मरते हुए, मतलब इसके मरने में, इसे खत्म होने में इसकी मदद करूं, कुछ इस तरीके से लॉर्ड डफरिन ने कहा। ठीक है। उसके बाद बीजी तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। अच्छा, बीजी तिलक ने किस चीज का आरोप लगाया था, तो कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका विरोध की राजनीति का जो है विरोध लगाया था। ठीक है, बीपी चंद्र तिलक ने, बीजी तिलक ने। नरमपंथियों की नीति को बिपिन पाल ने बताया क्या, तो बिपिन चंद्र पाल ने नरमपंथियों के को राजनीतिक भीख कहा। यानी कांग्रेस को भीख की जो है, कांग्रेस को भीख, राजनीतिक भीख किसने कहा, तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा। अरविंदो घोष ने कांग्रेस को भिखारी संस्था कहा। अंग्रेज जो बिपिन चंद्र, किसने, तो अरविंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिखारी संस्थान कहा। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को प्रतिवाद, यानी कि अरविंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिखारी संस्थान कहा। नरमपंथी की नीतियों को बिपिन चंद्र पाल ने जो राजनीतिक भूख कहा। अश्विनी कुमार दत्ता ने कांग्रेस की शुरुआती सत्रों को 3 दिवसीय तमाशा कहा। यानी अश्विनी कुमार दत्ता ने कांग्रेस की शुरुआती सत्रों को 3 दिवसीय तमाशा कहा। ठीक है। चलिए हम अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो है एक जगह नहीं कई जगह पूछे जा चुके हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको बिहार के एपीओ जीएस 2013 में आया, 2019 में आपको देख सकते हैं कि 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई, तो जानते हैं कि यह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला सवाल करते हैं। भारतीय कांग्रेस में स्थापित किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है देश में स्थापित किया गया था, तो कब, तो 1885 में। अगला सवाल लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसे ही जो है कांग्रेस का पिता कहा जाता है। क्या कहता है, तो पिता कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1885 में किसके शासनकाल में किया गया, मतलब 1887 में जो हुआ, तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। किसके समय, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ।
अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता, प्रथम सत्र की बात कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो ये आपको जो था व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो 1887 का जो आपको मद्रास का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले मुस्लिम कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस में शामिल हुए। राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे, तो ब्रिटिश जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोह का सेना कहते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपका हम उम्मीद करते हैं आज जो है हम इतना ही क्लास लेंगे, थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। और ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।